पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन का कुछ इंट्रोडक्टरी पढ़ा था हमने, ठीक है। बेसिकली हमने इसके दो टाइप्स के बारे में जाना था। एक तो कौन सा था, एनएरोबिक, ठीक है, और दूसरा एरोबिक। यहाँ कुछ चीज़ें स्पष्ट सी आप समझ लेना। हम जो भी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में हमने पहले कुछ डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन में हमने ये जाना था कि भोजन के अणु के ऑक्सीकरण के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें क्या कहलाती है, वो रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। बेसिकली हमने यही जाना था। अब भोजन के अणु के रूप में उसमें तो फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे बेसिकली, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज को, ठीक है। ग्लूकोज से कैसे रेस्पिरेशन होता है यह हम देखने वाले हैं। जिसको आप रेस्पिरेशन समझते हो, ब्रीदिंग, सांस लेना, वो हम अलग से डील करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। लेकिन हम पौधों के बारे में अभी देखने जा रहे हैं। तो एनाएरोबिक में क्या है कि जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, और एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब भले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, दोनों ही प्रक्रियाओं में ग्लूकोज से जब हम रेस्पिरेशन देखेंगे तो आपको जो सबसे पहली जो रिएक्शन समझ में आएगी वो होगी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद बन जाता है पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। इतना चाहे एरोबिक हो या एनाएरोबिक हो, दोनों में ये रिएक्शन कॉमन होती है। और पाइरुवेट के बाद दो तरीके से इसका फेट हो सकता है। एक तो हो सकता है कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ऑक्सीजन एब्सेंट, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उस स्थिति में कौन सा होगा, एनाएरोबिक। एनाएरोबिक होगा और उसमें प्लांट्स में क्या बनेगा, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, एथिल एल्कोहल, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस स्थिति में होगा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल क्या है, कुछ नहीं, एक सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जहाँ पे कई रिएक्शंस चलती हैं और वहाँ से एनर्जी आपको प्राप्त होती है। और क्रेब्स साइकिल के बाद होगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में अब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अभी हम जब सबसे पहले देखेंगे वो तो हम ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब समझिए आप पहले। लाइसिस का मतलब टूटना, ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा सबसे पहले, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ये होता कहाँ है, देखने वाली चीज़ है। जो कोई भी प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर ही हो सकता है, ये होता ही है। अब ये अगर न्यूक्लियस है और ये सेल है और ये सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है तो इसका जिक्र भी आएगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ ग्लूकोज, ये एरिया कौन सा है कोशिका का, सेल का, साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में चलती है और साइटोप्लाज्म में ही क्या बन जाता है, पाइरुवेट। यहाँ तक का सारा प्रोसेस, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना, ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, यानी टूट जाना छोटे टुकड़ों में, वो ग्लाइकोलाइसिस है। ये कई स्टेप्स में, अभी हम इसको पढ़ेंगे। और होता कहाँ पे है ये, कोशिका के सेल के साइटोप्लाज्म, ये याद रखना है, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल से लेके चलते हैं। अब ये स्टेप्स आप ध्यान देते जाना। हम क्या पढ़ रहे हैं,
ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये होता किस पर है? ग्लूकोज पर। शुरू है बेटा? नहीं बेटा, मतलब मैं क्लास ले रहा हूँ अभी और नेट हो सकता है पीछे से ना आ रहा हूँ। ग्लूकोज है और अब इसका जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप होता है, अब देखिए हम आगे देखते जाएं, कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, कुछ रिवर्सिबल और रिवर्सिबल को समझते हो क्या? जो रिएक्शंस दोनों तरफ चलती हैं, यानी प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना दें तो वो रिवर्सिबल है। ठीक है, तो पहला क्या है? ग्लूकोज, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद जो सेकंड स्टेप है वो बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद जो स्टेप आता है उसमें बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। हो सकता है कुछ किताबों में आपको फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट भी लिखा हुआ मिले। अब ये होने के बाद देखिए यहाँ तक अगर आप गौर करोगे, अभी तक ध्यान देते जाना, एक कुछ नई चीज़ें आप इसके अंदर देखोगे। देखिए यहाँ पर फॉस्फेट नहीं है पहले ग्लूकोज में, और अब ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट लग रहा है, तो यानी यहाँ पर एक एटीपी का इस्तेमाल होगा। और एटीपी से क्या बन जाएगा? एडीपी बन जाएगा। इतना क्लियर है? और जहाँ भी एटीपी एडीपी का एक्सचेंज होता है, एटीपी काम में आता है, बनता है, वहाँ पर काइनेज एंजाइम काम में आता है। ठीक है, अब आपकी किताब में ग्लूकोकाइनेज लिखा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज पे काम आ रहा है, बेसिकली एंजाइम कौन सा है? काइनेज। ये कुछ चीज़ें हम देखेंगे। अब जहाँ पर देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में ही 6 कार्बन है। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन, और इसमें भी कितने? 6 कार्बन, और इसमें भी 6 कार्बन। तो इनमें क्या हो रहा है? एक तरीके से आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो एंजाइम आएगा आइसोमेरेज। एंजाइम कौन सा आएगा? आइसोमेरेज, क्योंकि आइसोमेरिज्म हो रहा है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पर वापस एक एटीपी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि पहले तो एक ही फॉस्फेट था, अब दूसरा फॉस्फेट आया ना। यस सर। तो वापस एक एटीपी का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे फिर एंजाइम कौन सा? काइनेज। अच्छा, काइनेज है तो इसको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी लिखा हो सकता है, जो जिसका शॉर्ट फॉर्म आपकी बुक में मिल सकता है PFK। समझ गए? अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये जो है ये 2 पार्ट में टूट जाता है। इसमें कार्बन कितने? 6 कार्बन है, तो 3 कार्बन और 3 कार्बन वाले 2 पार्ट में ये टूटेगा। एक जो बनेगा PGAL, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरा जो बनेगा DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों को आप नोट कर लीजिए। PGAL क्या है? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और DHAP क्या है?
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। PgAl क्या आपने पहले सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना है? तो ये फोटोसिंथेसिस वाला। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फोटोसिंथेसिस में आपने PGA और PgAl दोनों, ये अभी भी सुनेंगे, ठीक है। अब DHAP का क्या? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। DHAP और PgAl दोनों एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं, दोनों चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो ध्यान देने वाली बात है, वो आएगा ट्रायोज आइसोमेरेज, क्योंकि 3 कार्बन वाले हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो सकते हैं, ये ट्रायोज आइसोमेरेज है। और यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ये DHAP और PgAl बनते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है वो एंजाइम जो होता है वो है एल्डोलेज। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No. एक बार फिर से देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहला जो स्टेप है वहाँ पर क्या है? ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और क्योंकि पहले से कोई फॉस्फेट है नहीं तो यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ेगा, और फॉस्फेट का हमारे पास जो इजी अवेलेबल सोर्सेस है वो है ATP से जुड़ेगा। तो ATP तो टूट गया, उसका फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ जुड़ गया और बच गया क्या? ADP, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर क्या बन जाएगा? ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन गया, बस इतना ही फर्क है। अब एक ATP और जुड़ेगा क्योंकि एक और फॉस्फेट आ रहा है, पहले तो केवल 6 फॉस्फेट था, अब 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 पार्ट में टूट जाएगा, 3 कार्बन वाले PgAl एंड DHAP। यहाँ तक क्लियर है आपको सारा? Yes, sir. अब इससे आगे चलते हैं। ये बेटा स्टेप बाय स्टेप चलने वाली रिएक्शंस हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो क्या है आपको बार बार दिक्कत आने वाली है। PgAl से बनता है जो प्रोडक्ट बनेगा वो PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, Yes, sir. यही बनेगा। अब जब एल्डिहाइड से एसिड बनता है तो हमेशा ही क्या होता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर क्या बनेंगे? NaDH2, और काम में क्या आ रहे हैं? NAD, ठीक है। हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब मीनवाइल यहाँ पे क्या होता है? फॉस्फेट और आ जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में आता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो इसके 1 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन दोनों पे फॉस्फेट जुड़ जाता है। यहाँ पे ATP नहीं आता है बेटा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से 1,3 डाईPGA हो गया ना ये। Yes, एक कार्बन पर भी, तीसरे कार्बन पर भी, दोनों पर फॉस्फेट, एक पे तो पहले से ही था
और सेकंड पे और क्या हो गया, इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ने से हो गया, और साथ में ये क्या बन गया, एसिड भी बन गया PgAl से। इतना चेंज हुआ। अब PgA जो बना है इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा 3PgA। 3PgA बना तो इसका मतलब एक फॉस्फेट तो निकलेगा यहाँ से। यस सर। जब फॉस्फेट निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ATP से क्या बन जाएगा, फिर डिस्टर्ब हो गया। बीच बीच में कनेक्टिविटी आती है जाती है ना, तो उस वजह से थोड़ा बीच में आपको डिस्टर्बेंस आता है। देखिए क्या बन गया, 3PgA, और इस दौरान क्या बन जाता है, एक ATP। यहाँ पर क्या बन गया, ATP। ADP से क्या बन गया, ATP। अच्छा, सेकंड जो हम आगे देखेंगे, अब 3PgA से बन जाता है 2PgA। पहले जो फॉस्फेट था वो 3 नंबर कार्बन से किस पे आ गया, 2 नंबर कार्बन पे। यहाँ एक बात गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर 3 कार्बन थे PgAl में, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, और 2PgA के अंदर भी 3 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम में आता है वो काम में आता है म्यूटेज। ठीक है, और जहाँ पर ATP वगैरह ये बनते हैं वहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आता है, काइनेज, जहाँ ATP यूज़ होता है या बनता है। अच्छा, जहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है वहाँ पर एंजाइम कौन सा काम में आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब 2PgA बन गया। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो बनता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, PEP। और PEP के बाद जो लास्ट स्टेप आता है यहाँ पर बन जाता है पाइरुवेट। क्या बन गया, पाइरुवेट। अब जो 2PgA से PEP बना है, यहाँ पे जो एंजाइम आता है वो आता है इनोलेज। ठीक है, और इनोलेज से क्या बन गया, इनोलेज की प्रेजेंस के अंदर PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट। PEP आपने पहले भी सुना है क्या, ये C4 साइकिल में था ना। अब यहाँ पे एक और जो चीज़ आ रही है, क्योंकि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर क्या है, ATP है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, ATP बनेगा ADP से, ATP बन जाएगा। और जहाँ ATP बनता है या ATP लगता है वहाँ एंजाइम कौन सा आता है, काइनेज। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा इतना जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि एक तो ये ध्यान रखना, जहाँ जहाँ ATP बन रहे हैं ना वो स्टेप रिवर्सिबल नहीं है। देखिए जहाँ दोनों तरफ एरो लगा रहा हूँ वो स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है। वो स्टेप रिवर्सिबल है।
जहाँ डबल दोनों तरफ एरो लगा है वो स्टेप क्या है, रिवर्सिबल। तो कुल मिला के इरिवर्सिबल जो स्टेप यहाँ पर आ रहे हैं, आप ध्यान देना, इरिवर्सिबल जो स्टेप आ रहे हैं वो एक तो ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला है, 2 स्टेप, फर्स्ट थर्ड और एक आ रहा है यहाँ पर, और एक आ रहा है ये इतने स्टेप क्या है, इरिवर्सिबल। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर PGAL एंड DHAP, 2 बन गए। अब दोनों ही 3-3 कार्बन वाले हैं। अब देखिए एक बना PGAL और दूसरा DHAP, तो PGAL जो है ये 3 कार्बन वाला है, अच्छा DHAP से वापस PGAL बन गया, तो PGAL के कितने अणु बन गए, 2 हो गए ना, एक तो पहले से था, एक DHAP से बन गया, तो 2 हो गए। तो यहाँ से जो रिएक्शंस चलेगी ना यहाँ PGAL से, ये सारी की सारी 2 मॉलिक्यूल के रूप में चलेगी। इसलिए ये ध्यान रखना कि यहाँ पे NADH2 भी 2 बनेंगे, NAD की ज़रूरत भी 2 होगी, ये ATP भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ये ADP भी 2 लगेंगे। यहाँ पर आगे चलते जाइएगा आप, लास्ट के अंदर ये जो ATP हैं ये ATP भी कितने बनेंगे, 2 ATP बनेंगे, और ये जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे ये भी 2 बनेंगे। कितना क्लियर है? तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। और ये आपको आना ही चाहिए बिल्कुल स्टेप वाइज, इसी तरीके से घर पे जाके 2 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगर आज जाके नहीं लिखा ना फिर आपको याद नहीं होगा, फिर आप धीरे धीरे से भूलते जाएंगे। अभी तो सारी चीज़ें आपको याद हैं कि यहाँ पर ये काइनेज एंजाइम है, यहाँ पे आइसोमरेज है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल कैसे हो गए, बाद में ये बात भी आप भूल जाओगे। और ये सारी की सारी रिएक्शन कहाँ होती है, कहाँ होती है, प्लांट में तो होती है, ग्लूकोज में नहीं होती, ग्लूकोज पर रिएक्शन होती है, लेकिन ये साइट कहाँ है, सेल के अंदर कौन सी जगह होती है, साइटोप्लाज्म में, ये याद रखना है। ये अब चाहे एरोबिक आए चाहे एनारोबिक आए, दोनों ही कंडीशन के अंदर ये चीज़ कॉमन है। और ये जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है अभी तक हमने जो देखा है वो क्या आ गया, पायरुवेट। अब यहाँ एक बात और ध्यान दे लेते हैं, यहाँ पे हमारे ATP कौन कौन से स्टेप पे लग रहे हैं। एक तो यहाँ पे लगा, ये कितने ATP लगा, 1 ATP लगा। दूसरा कहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी 1 ATP लग गया, ठीक है, 2 जगह ATP लग गए। अच्छा बने कितने हैं, ये बन गया, ये बना है ATP, और एक यहाँ बना है, तो 2 बने ना, तो टोटल कितने ATP बन गए, 4 ATP बन गए, और 2 कितने लग गए ना हमारे। तो हमें डायरेक्ट ATP का एक तरीके से माने तो इसमें केवल हमें 2 ATP का फायदा हुआ है। इतना क्लियर है आपको? अब एक और चीज़ और बता देता हूँ जो कि आगे चल के काम में आएगी, लेकिन तब तक क्या है, ग्लाइकोलाइसिस से हम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे तो आपको शायद याद ना रहे। ये जो बनता है ना NADH2, ये देखिए ये वाला NADH2, एक NADH2 से कितने ATP प्राप्त होते हैं ये याद रखना है, 3 ATP प्राप्त होते हैं। एक NADH2 से कितने प्राप्त होते हैं, 3। और यहाँ NADH2 कितने बन रहे हैं, 2। तो हमें टोटल कितने ATP यहाँ प्राप्त होंगे, 6 ATP प्राप्त होंगे। लेकिन ये ATP कब प्राप्त होंगे, जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे तब। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है ना तो ये NADH2 से ATP प्राप्त नहीं होते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब अगर हम वैसे हिसाब किताब लगाएं इसमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो हमें 6 ATP और मिल गए, ठीक है।
4 एटीपी पहले मिल रहे थे, तो कितने एटीपी हो गए हमारे पास? 10 एटीपी, और 2 एटीपी हमारे लग गए, तो हमें 8 एटीपी का फायदा होता है। अगर हम केवल ग्लाइकोलिसिस की बात करें, ग्लाइकोलिसिस से अब यहाँ पर कई सारे प्रश्न आते हैं नीट के लिए भी। यहाँ पर डायरेक्ट एटीपी कितने मिल रहे हैं? डायरेक्ट एटीपी कितने मिल रहे हैं बताओ? 4। और 2। अच्छा, नेट एटीपी कितने? नेट का मतलब जोड़ घटाव करके जितना फायदा हो गया, 2। ठीक है। और अगर ये केवल एनेरोबिक कंडीशन में है, अगर एरोबिक कंडीशन है तो 2 तरीके से एटीपी हमें मिल रहे हैं। एक तो डायरेक्ट एटीपी मिल रहे हैं, वो कितने मिल रहे थे? 4। ठीक है। एक इनडायरेक्ट एटीपी मिल रहे हैं NADH2 से, वो कितने मिल रहे हैं हमें? 6। 6 और 4 टोटल कितने मिल रहे हैं? 10। लग कितने रहे? 2। फायदा कितने का हो रहा है? 8 का। ये एरोबिक की बात है। एनेरोबिक में बन कितने रहे हैं? 4। लग कितने रहे? 2। फायदा कितने का हो रहा है? 2। इतना क्लियर है? देखिए, ये बेटा कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं बार बार, तो इसलिए आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो ही आपको याद होगा, अन्यथा आप इसे भूल जाएंगे। अब जो चीज़ है, तो ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे बता देता हूँ। एक जो NADH2 है, अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। NADH2 निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, कुछ इस तरीके का इसका नाम होता है। आप बुक में देखेंगे, बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपने 2 चीजें सुनी होगी, NADH2 और NADPH2, दोनों ही सुनी है ना? ये कहाँ सुना है आपने? फोटोसिंथेसिस। और ये कहाँ सुना है आपने? रेस्पिरेशन में। एक बात ध्यान रखना, पाथवेज हमारे बॉडी में चले, प्लांट में चले, 2 टाइप के होते हैं। एक तो एनाबोलिक और एक होता है कैटाबोलिक। एनाबोलिक में कुछ बनता है, कैटाबोलिक में टूटता है। रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक पाथवे है। आप ध्यान रखना, आगे भी कंपटीशंस के हिसाब से भी, जहां भी कैटाबोलिक पाथवेज होते हैं वहां क्या है? NADH2 आता है कैटाबोलिक में। रेस्पिरेशन में NADH2 आएगा और फोटोसिंथेसिस में NADPH2। ये याद रखना, ठीक है। अब जो दूसरी चीज है, हम ये मान लेते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो पाइरुवेट तक आके खत्म हो गया। यहां बात ये देखिए कि अगर ऑक्सीजन होगी ना तो ही NADH2 का यूज होगा, और जब NADH2 का यूज होगा तो NAD वापस बन जाएगा। जब NAD वापस बनेगा तो NAD यहाँ इसे चाहिए, यहाँ NAD बार बार चाहिएगा इसे। अब आप एक कल्पना कीजिए, अभी ये हम तो प्लांट की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा ह्यूमन का एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि हम लोग काम करते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनेरोबिक होगा। एनेरोबिक होगा तो ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा ही चलेगा। हमारे जब हम काम करेंगे तो हमारी ऊर्जा तो लगेगी, ATP लगेगी, तो इसे होने के लिए ATP से ADP बन जाएगा ना। वो ADP इसको तो मिलता रहेगा, सारी चीज़ें वो तो चलती रहेगी, ADP तो चलता रहेगा। लेकिन जो NADH2 है ना, वो केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वापस NAD बनाता है। ये हम ETS में पढ़ेंगे आगे, जो है ना क्रेब साइकिल के बाद, वो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अगर एनेरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उस समय NADH2 तो घटेगा ही नहीं, घटेगा नहीं तो इसको NAD कैसे मिलेगा? ये बनाने के लिए नेचर ने एक अल्टरनेटिव पाथवे बना लिया है कि ये जो पाइरुवेट है ना, ये पाइरुवेट बन गया ना, ये पाइरुवेट किस में चेंज हो जाता है? इथेनॉल में। और यही कौन सा रेस्पिरेशन है? एनेरोबिक, इथेनॉल में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली बात यह है कि जब ये इथेनॉल में चेंज होता है तो उस समय यहाँ पे NADH2, ये NADH2 किस में बदल जाता है? NAD में बदल जाता है, ताकि ये NAD यहाँ पर उसे वापस मिलता रहे। किसे वापस मिलता रहे? यहाँ पर रिएक्शन के लिए इसको अवेलेबल होता रहे, ठीक है। तो
तो इतना सारा जो हमने पढ़ा ये है ग्लाइकोलिसिस, और इसके बाद में जो लास्ट में हमने पढ़ा कि पाइरुवेट से क्या बन जाता है, इथेनॉल। ये क्या है, ये फर्मेंटेशन कह दीजिए या एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपको कंप्लीट एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछे तो आपको ग्लाइकोलिसिस से लेकर के इथेनॉल बनने तक आपको बताना है। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस पूछे तो केवल ग्लाइकोलिसिस बताना है। अगर आपको थोड़ा सा पूछ लिया कि फर्मेंटेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज ए स्पेसिफिक पाथवे बाय विच पाइरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल, and in this process NADH2 is utilized and NAD is formed। इतना आपको बताना है, और अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होगा इसका, इथेनॉल। ये फर्मेंटेशन में बताना है। फर्मेंटेशन पूछे या एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट पूछे तो लगभग एक ही बात है आपके लेवल पर, ठीक है। तो मैं ये समझूं यहाँ तक आपको क्लियर है? ये कल आपकी कॉपी के अंदर ढंग से बना हुआ है। और हाँ मैं पूछूँ, ओके।